वेलकम गाइस, वेलकम टू एड्यूहो। सो आज का सेक्शन है सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन होता है वो डिपेंड करता है कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो कि नहीं हो। So it becomes very important for you to know कि whether you classify as a resident or whether you classify as a non-resident, so that आपको पता हो कि कितनी इनकम आपकी टैक्सेबल है और कितनी टैक्सेबल नहीं है। So रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग कैटेगरी ऑफ एसएससी का होता है। इंडिविजुअल का अलग होगा, कंपनीज का अलग होगा, एचयूएफ का अलग होगा, पार्टनरशिप फर्म का अलग होगा एंड अदर टाइप ऑफ एसएससीज का भी अलग अलग होगा। सो उनका क्या रेसिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया है वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली कवर करेंगे, प्लस सेक्शन 6 के अंदर जो अदर पॉइंट्स है वो भी। सो विदाउट गेटिंग डिलेड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला जो कैटेगरी हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे इंडिविजुअल्स का। ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकम टैक्स बोलता है कि इंडिविजुअल तीन कैटेगरी में क्लासिफाई होंगे। पहला कैटेगरी है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहला कैटेगरी है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दूसरा कैटेगरी है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और तीसरा कैटेगरी है नॉन रेसिडेंट। जनरली जो फर्स्ट कैटेगरी है आरओआर, उसमें मैक्सिमम अमाउंट आपकी ऑलमोस्ट सारी इनकम आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसमें आपको कुछ इनकम्स जो है आपकी आउट ऑफ स्कोप रहती है, कुछ इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। और नॉन रेसिडेंट पे ओनली मिनिमम अमाउंट, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकम है जिस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। देयरफॉर आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि आप इन तीन कैटेगरी में किस में फॉल करते हो। अच्छा, ये हर साल आपको चेक करना है। किसी एक साल में आप नॉन रेसिडेंट हो सकते हो, मे बी कि अगले साल आप नहीं हो, तो आपको हर साल ये क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सो पहला चीज कि हु इज अ रेसिडेंट। एक सिंपल क्वेश्चन है कि इंडिया में इनकम टैक्स के अंदर रेसिडेंट कौन है। तो दो क्राइटेरिया है, अगर आप उस दो में से किसी एक को फुलफिल कर देते हैं तो आप रेसिडेंट माने जाएंगे। क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में 182 दिन 182 डेज और मोर किसी साल में, फाइनेंशियल ईयर में रह जाता है इंडिया में, तो वो इंडिया का रेसिडेंट होगा इनकम टैक्स पर्पस के लिए। सिंपल, 182 डेज ऑफ मोर, एक क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, अगर आप 182 डेज नहीं रहते हैं, से सपोज आप 70 डेज रहते हैं, अब आप दूसरा क्राइटेरिया चेक कीजिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आप 60 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहते हैं किसी साल में, और पिछले 4 सालों का टोटल आपका डेज अगर निकालते हैं इंडिया के अंदर, तो वो 365 और मोर है। 60 डेज करेंट ईयर में, 365 डेज टोटल पिछले 4 सालों में अगर आप इंडिया में रहते हैं तो भी आप इंडिया के रेसिडेंट माने जाओगे इनकम टैक्स पर्पस के लिए। वेरी क्लियर, लेट्स रीड। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ स्टे इन इंडिया। इंडिया में आपका फिजिकल स्टे, ऑनलाइन नहीं, फिजिकल स्टे, पहला या तो 182 दिन या उससे ज़्यादा, या फिर सेकेंड क्राइटेरिया चेक कर लो अगर फर्स्ट में नहीं हो तो 60 डेज और मोर इन द करेंट ईयर और 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 ईयर्स। वेरी क्लियर। सर दोनों में से कोई एक में मैं चला गया तो मैं रेसिडेंट। सर मैं दोनों में ही नहीं हूँ, ना मैं 182 डेज हूँ ना करेंट ईयर में 60 डेज हूँ, मैं 30 डेज के लिए था। दोनों में ही फॉल नहीं करेंगे तो हम आपको नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। अगर आप दोनों में ही फॉल नहीं कर रहे हैं, इफ नॉट फॉलिंग इन बोथ द क्राइटेरिया, हम आपको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। सर एकदम क्लियर है रेसिडेंट कौन है। अब लेट्स मूव टू सम एक्सेप्शन, मतलब कि कभी कभी सेकेंड क्राइटेरिया अभी अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा है, क्या है? 60 दिन करेंट ईयर में और 365 डेज पिछले 4 सालों में। ठीक है, तो कभी कभी हम सेकेंड क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब हम फर्स्ट क्राइटेरिया ही देखेंगे अपना रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए। तो वो क्या एक्सेप्शन है?
अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, मैं रेसिडेंट नहीं बोल रहा हूँ, आप इंडिया के सिटीजन हो और आप बाहर विदेश में काम करने जाते हो, या फिर आप इंडिया के सिटीजन हो और आप इंडियन शिप में एज अ क्रू मेंबर, इंडिया के किसी शिप का एज अ क्रू मेंबर बन के इंडिया के बाहर जाते हो किसी साल में, तो उस साल में हम आपका सिर्फ 182 डेज वाला जो क्राइटेरिया वही देखेंगे। अगर आप 182 डेज रह चुके हो इंडिया में फिर गए हो बाहर तो आप रेसिडेंट हो। बट अगर आप 60-70 दिन 182 डेज के कम रह के इंडिया के बाहर चले जाते हो तो हम आपका वो सेकेंड क्राइटेरिया नहीं चेक करेंगे, आपको हम नॉन रेसिडेंट मान लेंगे उस साल में। ठीक है, लेट्स रीड। सेकेंड क्राइटेरिया नॉट एप्लीकेबल इन द बिलो केसेस। सो सिटीजन ऑफ इंडिया अगर इंडिया छोड़ के जाते हैं किसी साल में, या तो इंडिया के बाहर काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया एज अ मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, तो उस साल में हम आपको रेसिडेंट के लिए सिर्फ 182 डेज का ही चेक करेंगे, सेकेंड क्राइटेरिया नहीं चेक करेंगे। नेक्स्ट केस, एक और केस क्या है कि अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो या फिर आप PIO हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है कि अगर आप या आपके फादर मदर या आपके कोई भी एंसेस्टर जो है वो अगर इंडिया में बॉर्न हुए हो, अनडिवाइडेड इंडिया में, तो हम आपको PIO बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो अगर सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, वो इंडिया में आते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए बोल लीजिए, इंडिया में अगर आप आते हैं और आपकी इनकम इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख के नीचे है, 15 लाख के नीचे है, तो ऐसे लोग अगर इंडिया में आते हैं तो उनको रेसिडेंट बनाने के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया चेक होगा, 182 डेज और मोर। सेकेंड क्राइटेरिया नहीं देखेंगे। समझ गए? इंडिया के रेसिडेंट या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बाहर रहते हैं, यहाँ इंडिया में आए हैं किसी काम से, फैमिली को देखने आए हो या अपने एसेट्स को मैनेज करने के लिए आए हो इंडिया में, और उनका जो इंडियन सोर्स इनकम है, इंडियन सोर्स, वो 15 लाख के नीचे है, तो हम उसका सेकेंड क्राइटेरिया नहीं चेक करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्राइटेरिया चेक करेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया या PIO इंडिया के बाहर रहते हैं, कुछ किसी साल में इंडिया में आए होंगे, विजिट्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, और उसकी टोटल इनकम जो है, कौन सी इनकम, इंडिया वाली, अदर देन फॉरेन सोर्स, 15 लाख के नीचे है, तो हम उसको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ 182 डेज और मोर देखेंगे, हम 60 डेज वाला क्राइटेरिया चेक नहीं करेंगे। सो नाउ लेट्स सी अनदर केस। तो हमने पढ़ा रेसिडेंट कौन होता है, फिर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं कि सेकंड क्राइटेरिया कब एप्लीकेबल नहीं होता, उसके हमने पढ़ लिए 2 पॉइंट। अब आता है कि सेकंड क्राइटेरिया एप्लीकेबल तो है, चेक करेंगे सेकंड क्राइटेरिया, बट कुछ चेंजेस के साथ। सेकंड क्राइटेरिया, अच्छा सेकंड क्राइटेरिया भूलिए मत, 60 डेज प्लस 365 डेज, ये हम लोग एप्लीकेबल है बट कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। क्या है देखिए, कि अगर कोई इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो अभी पिछले स्लाइड में बात की थी, जो इंडिया के बाहर रहता है और इंडिया में किसी साल आता है, और हमने कहा था इनकम 15 लाख को क्रॉस नहीं की, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर इनकम 15 लाख को क्रॉस कर जाए, कौन सी इनकम, इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख को क्रॉस कर जाए, तब हम सेकेंड क्राइटेरिया अप्लाई कर देंगे, बट सेकेंड क्राइटेरिया को ट्विस्ट करेंगे, मतलब उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे। क्या कि 120 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर और 365 डेज इन द प्रेसिडिंग 4 ईयर्स। मतलब पहले था कि 60 दिन करेंट ईयर में और पिछले 4 सालों में 365 होने से वो रेसिडेंट है। बट अगर ऐसा केस है जहाँ पे कोई इंडियन सिटीजन बाहर से इंडिया में आता है और इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, इंडियन सोर्स इनकम, तो हम उसका 120 डेज प्लस 365 चेक करेंगे। करेक्ट? सो देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया में आता है किसी साल में, अभी टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख अदर देन फॉरेन सोर्स, इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख को क्रॉस कर गई है, हम सेकेंड क्राइटेरिया भी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया तो करेंगे ही, 182 डेज और मोर, वो अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो सेकेंड भी चेक करेंगे। सेकेंड का क्या होगा, 120 डेज और मोर एंड 365 इन द लास्ट 4 ईयर। एकदम क्लियर? सो रेसिडेंट कौन है, सेकेंड क्राइटेरिया कब अप्लाई नहीं होगा, सेकेंड क्राइटेरिया कब मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होगा। क्लियर है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, जो है हमने बिगिनिंग में पढ़ा था, तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, रेसिडेंट।
अब हम लोग चेक करेंगे कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या है। सो नाउ सी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो 4 केसेस आपको याद रखने हैं जब किसी इंडिविजुअल को हम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। कोई भी ये 4 केस में अगर आप एक केस में फॉल कर जाते हो, हम आपको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। ओके, और अगर आप चारों केस में फॉल नहीं करते हो तो हम आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट 2 केसेस। पहले 2 केस क्या है कि अगर एक आप इंडिविजुअल आप अगर रेसिडेंट हो, ठीक है, अब हम चेक करेंगे आप ऑर्डिनरी हो कि नहीं, तो उसके लिए चेक करेंगे पिछले 10 सालों में अगर आप 9 साल तक नॉन रेसिडेंट रहे हो, पिछले 10 साल में 9 साल में नॉन रेसिडेंट रहे हो, या फिर पिछले 7 साल में आप इंडिया में 729 दिन या उससे कम रहे हो। एक बार और, पिछले 10 साल में 9 साल में आप नॉन रेसिडेंट रहे हो, या फिर पिछले 7 साल में इंडिया में आप 729 729 या उससे कम इंडिया में रहे हो, तो आपको हम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। देखिए, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, an individual is said to be non-resident ordinary resident in below case। केस 1 क्या है देखिए, नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रेसीडिंग ईयर, पिछले 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट, या फिर स्टे इन इंडिया 729 और लेस इन 7 प्रेसीडिंग ईयर, पिछले 7 साल में 729 और कम। सर अगर मैं दोनों में ही फॉल नहीं करूं, मतलब कि मैं पिछले 10 साल में 3 बार रेसिडेंट रह चुका हूं और पिछले 7 सालों में 840 दिन या उससे ज़्यादा रह चुका हूं, तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो सर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे। ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ नॉट फॉलिंग इन बोथ द केसेस। क्लियर है? ओके सर। और सर 2 केस क्या है जिसमें मैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहला सकता हूँ। केस 3 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे डीम्ड रेसिडेंट। अगर किसी साल में आपको डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाता है किसी ईयर में, सो ये डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है ये मैं आपको स्लाइड में, आगे के स्लाइड में बता दूंगा कि किसी साल में अगर आप डीम्ड रेसिडेंट हो तो हम आपको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं मानेंगे। चौथा केस क्या है सर? चौथा केस है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो या फिर पीआईओ हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और आप इंडिया से बाहर रहते हो और इंडिया में आए हो किसी साल में और आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, याद आया, 15 लाख से ज़्यादा है, और अगर आप इंडिया में 120 दिन या उससे ज़्यादा रहे हो और 182 डेज से कम हो, 20 इंडिया में स्टे 120 डेज से ज़्यादा है, 120 या उससे ज़्यादा है बट 182 डेज से कम है, तो ऐसे को हम रेसिडेंट के साथ साथ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं मानेंगे। तो ये 4 केस क्लियर है। यहाँ देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया पीआईओ, टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा, इंडिया में आप आते हो, 15 लाख कौन सी? इंडियन सोर्स इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, और इंडिया में आप कितने दिन रहते हो? 120 दिन या उससे ज़्यादा, बट 182 डेज से कम है। सर 182 डेज या उससे ज़्यादा हुआ तो हम आपको ऑर्डिनरी मान लेंगे। क्लियर है? सो ये 4 केसेस है, अगर आप इनमें से किसी में भी फॉल करते हो तो हम आपको जो है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। क्लियर है? अब आपने पढ़ा होगा केस 3 डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये डीम्ड रेसिडेंट क्या है, लेट्स सी, कि कभी कभी हम आपको इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे, भले ही आप इंडिया में 1 ही दिन रहे हो, 2 दिन रहे हो, 182 डेज से कम रहे हो, कोई भी केस में हम आपको इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे। ये रिसेंट अमेंडमेंट है। क्या है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया के सिटीजन हो, आपकी जो टोटल इनकम है इंडिया वाली, इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, और उस 15 लाख पे आपने किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दिया है, उस 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पे आपने किसी भी कंट्री में, देश में, वर्ल्ड में टैक्स नहीं दिया है। रीज़न भी कि आपने सब जगह ये दिखाया कि मैं उस जगह का रेसिडेंट नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में 20 दिन रह के गए, हम आपको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट, करेक्ट। आप बाहर कंट्री में गए
कोई एक कंट्री पकड़ लीजिए एक्स, उस कंट्री में रेसिडेंट बनने के लिए 60 डेज चाहिए होता है, आप वहाँ पे 30 डेज रहे, फिर आप दूसरे कंट्री में चले गए, तो आप वर्ल्ड में घूमते रहे और जिसके वजह से आप कहीं पे भी रेसिडेंट नहीं बन पाए, कहीं पे भी आपकी वो 15 लाख से ज़्यादा की इनकम टैक्स नहीं हो पाई, तो ऐसे केस में हम आपको इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे और आपको उस 15 लाख की इनकम या 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। सो इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स रीड। डीम्ड इंडियन रेसिडेंट, सिटीजन ऑफ इंडिया पहला क्राइटेरिया। दूसरा, टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा। कौन सा इनकम? इंडियन सोर्स अदर देन फॉरेन सोर्स। तीसरा, वो इनकम टैक्स नहीं हुई है, नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, जिसका कारण क्या है? डोमिसाइल, रेसिडेंसी, सिमिलर क्राइटेरिया। तो ऐसे केस में आप इंडिया में भले ही कितने भी दिन रहो, हम आपको डीम्ड इंडियन रेसिडेंट मान लेंगे, बट हम आपको ऑर्डिनरी नहीं मानेंगे। ये वाला बंदा जो है वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा, ऑर्डिनरी नहीं माना जाएगा। सो हेयर वी कंप्लीट के इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं। ओके, नाउ वी विल सी अदर क्राइटेरिया, अदर केसेस ऑफ एसएससीज। जैसे हमने ये 3 केसेस चेक कर लिए इंडिविजुअल के, अब नाउ वी विल सी एचयूएफ, कंपनी एंड अदर्स। उसमें 2-3 मिनट लगेगा, लेट्स सी। फर्स्ट वी विल सी एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कब रेसिडेंट माना जाएगा? कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हर साल में इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा, हर साल में इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा, अगर एक्सेप्ट उस साल में, अगर किसी साल में इसका मैनेजमेंट, अगर किसी साल में एक एचयूएफ का मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है, इसका जितना भी एक्टिविटीज है वो इंडिया के बाहर मैनेज हो रहा है, उस साल में ये रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। उसके अलावा हर साल में हम इसको रेसिडेंट मानेंगे। ठीक है, लेट्स सी। सो एचयूएफ इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एवरी केस एक्सेप्ट, किस साल में नहीं मानेंगे? जब उसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के बाहर चला जाएगा। ओके, रेसिडेंट हो गया। अब आता है एनओआर, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कब हम उसको नॉट ऑर्डिनरी, सो फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सो विल चेक मैनेजर ऑफ एचयूएफ। सो अगर मैनेजर ऑफ एचयूएफ पिछले 10 सालों में 9 साल तक नॉन रेसिडेंट, या मैनेजर ऑफ एचयूएफ पिछले 7 सालों में 729 डेज और लेस इंडिया में रहा हो, दोनों में से एक में अगर आप फॉल कर जाते हो तो वो एक एचयूएफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। सो एन एचयूएफ इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ, मैनेजर का चेक करेंगे, नॉट रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर्स, या फिर हैज बीन इन इंडिया फॉर 729 days or less in the preceding 7 years. So HUF is done. Now let's see companies. Now company कब रेसिडेंशियल, कंपनी का रेसिडेंशियल चेक करने का 2 क्राइटेरिया है। नंबर 1 इज कि वो इंडियन कंपनी है कि नहीं, दूसरा उसका जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो कहाँ पे। लेट्स सो एक कंपनी को कब इंडियन कंपनी माने, कब रेसिडेंट माने जाएगा? अगर अ कंपनी इज एन इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, देन इट इज कंसिडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या फिर इंडियन कंपनी नहीं है फिर भी रेसिडेंट हो सकता है अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। इंडिया में या तो इंडियन कंपनी हो तो वो ऑलवेज रेसिडेंट रहेगी, अगर इंडियन कंपनी नहीं है देन वी कैन ऑल्सो सी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है देन ऑल्सो इट्स अ रेसिडेंट कंपनी। लेट्स सो अ कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, हमेशा इंडियन कंपनी को रेसिडेंट मानेंगे। या फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किसी भी साल में अगर इंडिया में होता है किसी कंपनी का तो भी हम उसको इंडियन इनकम टैक्स के लिए रेसिडेंट मानेंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो इंडिया से लिए जा रहे हो। देखो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस आर मेड, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं उसको हम लोग प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बोलते हैं। सो दिस इज कंपनी। सो कंपनी इज डन। नाउ लेट्स सी अदर्स। अदर्स में अब जो भी बचते हैं, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो भी है वो सिंपल है। उसका क्या है कि ये लोग हमेशा इंडिया के रेसिडेंट मानेंगे, बट अगर किसी साल में इनका मैनेजमेंट इंडिया के बाहर हो जाता है देन दे विल बी कॉल्ड नॉन रेसिडेंट।
सो अदर्स में रेसिडेंट इन इंडिया इन एवरी केस एक्सेप्ट इन एनी ईयर जहां पे कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के बाहर हो, कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के बाहर हो. सो हेयर वी कंप्लीट ऑल टाइप ऑफ एसएससीज, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस. नाउ एक लास्ट सिंपल जनरल पॉइंट. जनरल पॉइंट क्या है कि अगर आपको इंडिया का रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट या कोई भी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, अगर आपको हम इंडिया का सपोज रेसिडेंट मान लेते हैं फॉर योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑल योर अदर इनकम्स. एक इनकम के केस में अगर आप रेसिडेंट हो तो आप सारी इनकम के केस में रेसिडेंट मान लिए जाओगे. लेट्स सी. सो इफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया किसी साल में इन एनी प्रीवियस ईयर और एनी सोर्स ऑफ इनकम, एनी सोर्स मतलब बिजनेस, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, he shall be deemed to be resident in India in respect of each of his other source. तो अदर बाकी जितने भी source of income है, for that also you will be considered as resident of India. So this is the entire section 6 of the Income Tax Act 1961 which we have completed. I hope it was simple and easy to understand. So these are the basic detail. You can connect me on these details. Okay. For notes you can check on this website. And please do the needful.